बच्चों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका डिस्टेंस। सपोज टू बी कोई एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से पहले बी गया, फिर बी से सी गया एंड सी से अगेन फिर ये डी गया। तो डिस्टेंस क्या होगा इसमें? डिस्टेंस की डेफिनेशन है टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ बोले तो टोटल पाथ लेंथ इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। मीन्स टोटल पाथ लेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस। इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अगेन डायग्राम। अगर हम ऑब्जेक्ट ए से बी ले जाएं, फिर बी से सी ले जाएं एंड सी से अगेन फिर हम डी पर ले जाएं, तो इसमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन है, उनके बीच में एक ही डायरेक्शन के बीच जो लेंथ होगी, यानी कि पाथ लेंथ इन अ वन डायरेक्शन। पाथ लेंथ इन वन डायरेक्शन मीन सी द इनिशियल पॉइंट ए से डी तक जो पाथ लेंथ होगी एक ही डायरेक्शन में, उसे हम बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट। मीन्स डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू AD पाथ। Now define displacement. Shortest path length covered by moving body। चलिए अब इन्हीं दोनों पर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर, हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल इज एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस है r और सेंटर O। अगर कोई ऑब्जेक्ट A से B पर जाए, देन B से C पर एंड C से फिर D एंड फाइनली रीच अगेन एट द पॉइंट A, तो हमें अगर फाइंड करने को बोला जाए, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट between A to B now second A to C, now third A to D and finally A to A। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके।
बहुत ही आसान तरीका है इसका। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ए टू बी के लिए। ए टू बी, जब ऑब्जेक्ट ए से बी जाएगी यहां से यहां तक, तो अगर हम निकालते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस इज कॉल्ड एक्चुअल पाथ लेंथ। ये हमने पहले बताया आपको, एक्चुअल पाथ लेंथ। तो अगर आप देखें ध्यान से, तो पाथ, एक्चुअल पाथ जो है वो ए से बी है, और इस ये जो ए बी पाथ है इस पूरे सरकमफेरेंस का 1/4 पार्ट है। ये 1/4 पार्ट है। तो आप इसे लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इक्वल टू 1/4 ऑफ 2 pi r. R is the radius of circular path. So we get pi r by 2. ये इसकी पाथ लेंथ है, यानी कि डिस्टेंस है। अगेन अगर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका? डिस्प्लेसमेंट विल बी शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब ए से बी के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ अगर कोई पॉसिबल है, वो भी स्ट्रेट लाइन एक ही डायरेक्शन में, तो वो क्या होगा? देखो ए और बी, तो ए से बी तक ये पाथ तो कहलाएगा डिस्टेंस, क्योंकि इस एक्चुअल पाथ से ऑब्जेक्ट ने मूव किया था। फिर दूसरा पाथ है ए से ओ और ओ से ए, लेकिन इन दोनों के अलावा भी एक शॉर्टेस्ट पाथ और निकलता है, वो है सीधा ए से बी, यानी कि एक ही डायरेक्शन में। और ये डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन को भी फुलफिल करेगा कि अगर हम ए बी देख रहे हैं तो एक डायरेक्शन भी ए से बी की तरफ है, और सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ए से बी यही होगा, जो हमने एरो बनाया हुआ है यहीं से होगा स्टार्ट। तो चलिए इसको स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल में अगर आप देखो तो ये अगर रेडियस है तो ये भी एक रेडियस है, मींस ये आर और ये आर, ये एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। और ये आपका होगा डायगोनल ए बी इज डायगोनल, और ये आपका है ओ पॉइंट। तो बहुत ही आसान तरीका है डायगोनल को फाइंड करने का बाय द पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा ओ बी की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर देन इक्वल्स टू 2r स्क्वायर, एंड ए बी इज इक्वल टू r√2, which is the value of displacement. So displacement is r√2. नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं ए से सी के लिए, व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम ए टू सी। सेकेंड पार्ट ए टू सी। अब आप देख पा रहे हैं कि ए टू सी जाने के लिए हमारे पास ये पाथ है जो कि एक्चुअल पाथ है। दिस एक्चुअल पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। सो डिस्टेंस इज, कैसे निकालेंगे? आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पाथ ए से बी फिर बी से सी, ये पूरे सरकमफेरेंस का एक हाफ पार्ट है। तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 1/2 ऑफ 2 pi r। देन वैल्यू विल बी pi r, ठीक है। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पर। डिस्प्लेसमेंट देखिए, पाथ इन वन डायरेक्शन। तो अगर हम ए से सी की तरफ देखते हैं
तो ये पाथ एक वन डायरेक्शन में भी होगा, दूसरा क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ भी यही होगा, और होगा क्या डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअल में ये डायमीटर होगा, मीन्स इक्वल टू डायमीटर। और ये हो जाएगा r प्लस आर मीन्स 2r। देन थर्ड पार्ट, देखते हैं A टू D, A से B, B से C एंड फिर फाइनली A टू D। A टू D के लिए देखते हैं डिस्टेंस। अगर आप देखें तो ये पार्ट प्लस दिस पार्ट प्लस एंड दिस पार्ट प्लस मीन्स 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट पार्ट। आप कह सकते हैं इसकी वैल्यू क्या, जो फर्स्ट पार्ट में उनको जो मिला था 3/2 इंटू हाँ 3/2 इंटू पाई आर, मीन्स ये 3/2 फर्स्ट पार्ट का होगा। आप देख सकते हैं एक बार फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या आया था, हमारे पास फर्स्ट पार्ट में आया था इसकी वैल्यू थी टोटल 2 पाई आर का 1/4 मतलब पाई r/2, और ये पार्ट जो है पूरा, ये पार्ट इस पूरे का 1/4 पार्ट है, तो ऐसे 3 पार्ट हम ऐड कर लेते हैं 1, 2 एंड 3, सो 3/2 पाई आर आ जाएगा। देन डिस्प्लेसमेंट विल बी शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, सीधा A से D की तरफ। अगर आप देखो ध्यान से तो ये पाथ और ये पाथ की लेंथ जो होगी वो सेम ही होगी, तो इसे हम लिख सकते हैं r√2 अगेन। तो आपका ऐसे थर्ड पार्ट हो गया। नाउ फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो फोर्थ पार्ट में देखिए ऑब्जेक्ट A से गया और फिर वापस A पर ही आ गया, तो ये डिस्टेंस क्या होगा इसमें, डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल सरकमफेरेंस मीन्स 2 पाई आर। नाउ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों, यहाँ पर आप देखो अगर ध्यान से तो A से ही गया और A पर ही आ गया, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर आप देखते हैं तो A माइनस A इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो आपका फोर्थ पार्ट में होगा वो 0 होगा, और जो डिस्टेंस होगा वो आपका 2 पाई आर होगा। नाउ अगेन एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करते हैं इसी पर बेस्ड। तो न्यूमेरिकल इसमें यह है इस बार कि कोई एक सर्कुलर व्हील है और इस सर्कुलर व्हील का जो रेडियस है अगेन फिर से r है, और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस को P पॉइंट पर टच कर रहा है। ये एक व्हील है और हॉरिजॉन्टल सरफेस को ये P पॉइंट पर टच कर रहा है, इसका रेडियस r है। आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन फाइंड डिस्टेंस and displacement after half revolution
फॉर पॉइंट P। तो चलिए देखते हैं कि हाफ रिवॉल्यूशन के बाद ये कहाँ पर जाएगा। हाफ रिवॉल्यूशन के बाद जब ये ऑब्जेक्ट, ये व्हील ऐसे मूव करेगा आगे की तरफ, इस तरफ अगर मूव करेगा तो ये P पॉइंट यहाँ कहीं पर जा कर के ऊपर की तरफ आएगा हाफ रिवॉल्यूशन में, ठीक है। यानी कि ये व्हील जब आगे बढ़ेगा तो कुछ हमें ऐसा दिखेगा, ये पॉइंट P यहाँ पर दिखेगा, तो इसका रेडियस तो सेम ही रहेगा। ये पॉइंट आपका O जो सेंटर है, इसका भी सेंटर वही सेम रहेगा। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P। तो देखिए अब यहाँ पर अगर हम P से P को मिला दें, ये आपका P, ये P वही सेम पॉइंट है जो यहाँ से फिर घूम करके फिर यहाँ पर आ गया हाफ रिवॉल्यूशन में। तो हाफ रिवॉल्यूशन में अगर आप देखो तो यही तो पूरा पार्ट आया, ये वाला पार्ट नीचे घूम के नीचे तक आया, यहाँ तक आया ये घूम के। अगर आप इसको कोई एक पॉइंट और मान लें, इसको अगर आप मान लेते हैं, मान लीजिए M पॉइंट है, तो ये नीचे आ जाएगा M पॉइंट, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर हम ये P निकाल लेते हैं तो बच्चों ये तो कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो चलो डिस्प्लेसमेंट निकालना आसान होता है, डिस्टेंस आप निकालिएगा इसको। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो पहले पता होना चाहिए हमें PM और MP। तो MP निकालना तो बहुत ही आसान है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इसका पूरा रेडियस ही R है, तो ये भी R और ये भी R। बट अब ये क्या होगा, PM की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए सॉल्यूशन में इसके PM जो है हाफ रिवॉल्यूशन से मिला हमको, PM इक्वल्स टू पाथ बाय हाफ रिवॉल्यूशन, हाफ रिवॉल्यूशन मीन्स अगर इसका सरकमफेरेंस 2 पाई r है तो इस 2 पाई r का हाफ क्या हो जाएगा, पाई r। मीन्स इसकी डिस्टेंस PM की डिस्टेंस हो जाएगी पाई r। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हमें निकालना है PP डैश। मान लीजिए ट्रायंगल अगर हम लेते हैं, ये ट्रायंगल है आपका कौन सा, पाई r, और ये आपका 2r, और हमें निकालना है PP, ठीक है। तो बड़ा आसान हो गया, PP स्क्वायर इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, दिया आ जाएगा पाई r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, क्या आ जाएगा वैल्यू इसमें, देन r स्क्वायर इक्वल्स टू पाई प्लस 4, कॉमन आ गया हमारे पास r स्क्वायर। देन PP क्या आ जाएगा, देन PP विल बी अंडर रूट r स्क्वायर ब्रैकेट में पाई प्लस 4, r बाहर आ जाएगा, देन r अंडर रूट पाई प्लस 4। पाई स्क्वायर प्लस 4। तो बच्चों ये कहलाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ P। चलिए ठीक है, बाकी डिस्टेंस आप निकालिएगा। बिटवीन PP। चलिए तो टॉपिक हमारा खत्म हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक, स्पीड। स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है सभी जानते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, चेंज ऑफ डिस्टेंस with time is called
is called speed, and the formula is speed distance upon time या कह सकते हैं v इक्वल्स टू d अपॉन t, and the unit of speed equals to मीटर पर सेकेंड। और इसमें एक बात और जानिएगा कि स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी नाउ टाइप्स ऑफ स्पीड पे आते हैं। टाइप्स ऑफ स्पीड, नंबर 1 यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स कांस्टेंट स्पीड, मीन्स कांस्टेंट स्पीड। इसमें क्या होता है कांस्टेंट स्पीड में, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड। इसका ग्राफ कैसा बनेगा देखो बच्चों, इसका ग्राफ अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ लेते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो ये स्ट्रेट लाइन है ओ ए, दिस लाइन इज नोन एज कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसका जो स्लोप है, ये स्लोप, इसका ओ ए का स्लोप थीटा ऑलवेज कांस्टेंट। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर स्लोप ऑफ ओ ए कांस्टेंट। अब बच्चों ये स्लोप क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है टेंजेंट बिटवीन डिस्टेंस टाइम, या फिर कह सकते हैं ओ ए का स्लोप हम निकाल सकते हैं इसमें। स्लोप ऑफ ओ ए इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, हम एक काम करते हैं कि ए पॉइंट से हम टाइम एक्सिस पर डालते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये पॉइंट हमने मान लिया ये पॉइंट है बी, ठीक है बच्चों। तो अब हम निकालते हैं ओ ए का स्लोप। तो इसका मतलब हो गया tan थीटा इक्वल्स टू ए बी अपॉन ओ बी। तो देखते हैं स्लोप में क्या आता है। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ए बी लाइन है ये डिस्टेंस के पैरेलल है, ठीक है। तो मीन्स ए बी इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड ओ बी जो लाइन है दिस इज कॉल्ड टाइम। और अभी आप पढ़ चुके हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड स्पीड और v। तो अगर यहाँ पर थीटा कांस्टेंट है, इफ स्लोप इज कांस्टेंट, तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑल्सो कांस्टेंट, सॉरी स्पीड ऑल्सो कांस्टेंट। अब अगर हम देखें हर एक पॉइंट पर निकालना चाहें कि इसका स्लोप क्या होगा तो क्या करेंगे, मान लीजिए एक पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पर, ये पॉइंट एक पॉइंट हमने लिया यहाँ पर और हमें यहाँ पर स्लोप निकालना है। देखते हैं कि स्लोप सारे बराबर होंगे कि नहीं होंगे थीटा के बराबर। तो करते क्या है, हम इस एक्स एक्सिस के पैरेलल में यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है।
और इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट हम इसको मान लेते हैं, मान लीजिए P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये टेंजेंट और इस x पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये एंगल आप देख पा रहे होंगे कि ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। सेम वैसे यहाँ पर करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल दोनों ये भी सेम होंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि तीनों एंगल अगर सेम है तो मतलब क्या हुआ कि हर एक पॉइंट पर, OA के हर एक पॉइंट पर स्पीड जो होगी वो कांस्टेंट होगी। नाउ नेक्स्ट, नंबर 2, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, अब नॉन यूनिफॉर्म मतलब हो गया वेरिएबल स्पीड, मींस वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड का मतलब हो गया जब डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट और टाइम दोनों ही डिस्टेंस एंड टाइम दोनों ही अनइक्वल, या कोई भी इनमें से एक अनइक्वल हो जाए, कोई भी इनमें से अनइक्वल हो जाए, तो हमें जो स्पीड मिलेगी वो मिलेगी नॉन यूनिफॉर्म। तो देखिए कैसे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का कैसा ग्राफ कैसा बनेगा। तो देखिए बच्चों, एक तो ग्राफ इसका ऐसा बनेगा, एक दूसरा ग्राफ भी बनेगा इसका ऐसा ही, ये लीजिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये जो ग्राफ है ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है। ठीक है बच्चों, अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म है कि नहीं। ग्राफ तो ड्रॉ कर दिया है, तो एक बहुत ही आसान तरीका इसमें है कि अगर हम इनमें कोई भी दो पॉइंट के बीच में अगर हम निकाल लें स्लोप, ठीक है, जैसे कि मान लो O पॉइंट पे निकाल लेते हैं, चलिए ये आपका O पॉइंट है। तो जैसे कि हमने बताया था आपसे कि इस O पॉइंट पर एक्स एक्सिस के पैरेलल में ये लाइन ड्रॉ कर दी और फिर इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट है। तो ये टेंजेंट और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन ड्रॉ किया है इसके बीच का एंगल मान लीजिए थीटा है, ठीक है। वैसे हमने अब ए पॉइंट पर ड्रॉ कर लेते हैं, चलिए ए पॉइंट पर ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ किया, ये लीजिए एंगल थीटा, फिर ऐसे यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि जैसे जैसे हम टाइम के साथ साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये टाइम का एक्सिस है और ये डिस्टेंस का एक्सिस है, तो जैसे जैसे हम टाइम के साथ साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं तो स्लोप डिक्रीज कर रहा है, तो स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप इज डिक्रीजिंग। अब स्लोप डिक्रीज कर रहा है तो मतलब क्या हुआ, आप जानते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमको देता है स्पीड, और अगर स्लोप ही डिक्रीज कर रहा हो तो आप कहेंगे कि स्पीड ऑल्सो डिक्रीजिंग, स्पीड ऑल्सो डिक्रीजिंग, स्पीड ऑल्सो डिक्रीजिंग। सिमिलरली अगर हम सेकंड ग्राफ की बात करते हैं, इस वाले ग्राफ की अगर हम बात करें तो आप देखो क्या बात है, यहाँ पर भी हम कोई पॉइंट यहाँ पर फिर से ले लें और चेक करें कि क्या वाकई में इस ग्राफ में कुछ चेंज आ रहा है नॉन यूनिफॉर्म जैसा। क्या करते हैं, यहाँ पर फिर से वही किया हमने, एक्स एक्सिस के पैरेलल में हमने एक लाइन ड्रॉ करी और इस ए पर ही हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो जैसे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो आप इसके बीच का एंगल क्या पाते हैं, थीटा। सेम ऐसे ही इस पॉइंट पर ड्रॉ कर दें, ये मान लो कोई पॉइंट ए डैश मान लो, इसे आप पॉइंट को मान लो आप बी डैश मान लो, ये, और देखो आप ये ड्रॉ किया हमने टेंजेंट इस पर, तो आप क्या पा रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर एंगल देखिए और यहाँ पर एंगल देखिए। अगर ये थीटा ए डैश है और ये थीटा बी डैश है, तो
तो आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला एंगल ज़्यादा बड़ा है, तो स्लोप यहाँ पर बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ साथ। अगर आपने ये टाइम एक्सिस दिया हुआ है और ये डिस्टेंस एक्सिस दिया हुआ है, तो आप देखते हैं टाइम के साथ साथ इनके स्लोप बढ़ते जा रहे हैं। मतलब स्लोप अगर इंक्रीज करेगा तो स्पीड इंक्रीज करेगी। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, स्लोप इज इंक्रीजिंग, स्लोप इज इंक्रीजिंग, तो क्या होगा, स्पीड ऑल्सो इंक्रीज, स्पीड ऑल्सो इंक्रीज। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, नंबर 3, एवरेज स्पीड की बात करते हैं। एवरेज स्पीड, तो पहली बात तो बताना ये चाहूँगा कि एवरेज स्पीड हम तब निकालते हैं जब हमारी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म होती है, तभी निकालते हैं। मतलब ग्राफ इसका वही होगा जो अभी हमने इससे पहले पढ़ा था, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ, ऐसा वाला या फिर ये वाले, ये ग्राफ जब होंगे तभी हमें एवरेज स्पीड पढ़ना है। तो अब इसको निकालते कैसे एवरेज स्पीड को, तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है वी एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। ठीक है बच्चों, मतलब वी एवरेज इज ऑल्सो इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन t1 प्लस t2। इस फॉर्मूले के बेस पर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। अब देखिए बच्चों, इसमें कुछ केसेस भी आते हैं, वो क्या केसेस क्या है, देखिए। केस 1, मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जो A से B जा रहा है और A से B जाने में मान लीजिए उसकी डिस्टेंस है x1 और उसकी स्पीड है v1, फिर B से C जाने में उसकी डिस्टेंस है x2 और उसकी स्पीड है v2। सो V एवरेज क्या होगा, हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है V एवरेज इक्वल्स टू क्या, x1 प्लस x2 अपॉन t1 प्लस t2। तो यहाँ पर तो टाइम है ही नहीं, तो हम टाइम कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीका है इसका। देखो, आप जानते हैं कि स्पीड इज ऑल्सो इक्वल टू x अपॉन t, सो t इक्वल्स टू x अपॉन v स्पीड, सो t1 equals to x1 upon v1 and t2 equals to x2 upon v2। पुट कर दें यहाँ पर, सो v एवरेज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन x1 अपॉन v1 प्लस x2 अपॉन v2। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं वी एवरेज जब डिस्टेंसेस और और स्पीड गिवन है। अब मान लेते हैं बच्चों कि अगर डिस्टेंसेस सेम कवर कर रहा है, तो डिस्टेंसेस सेम है और स्पीड अलग अलग है। हमने क्या किया, डिस्टेंसेस को सेम ले लिया और स्पीड अलग ले ली हमने। पुट कर दें यहाँ पर वैल्यू, देन वी एवरेज इक्वल्स टू x प्लस एक्स अपॉन x अपॉन v प्लस x अपॉन v। सॉल्व कर लेते हैं इसको, देन 2x अपॉन x कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। देन सॉल्व, x और x कॉमन कट गया ये,
तो ये आ जाएगा बच्चों वी एवरेज बाय सॉल्विंग V1 V2 अपॉन एक मिनट 2 अपॉन 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन V2 इक्वल्स टू देन 2 अपॉन V1 V2 V1 प्लस V2। तो हमारे पास बच्चों आ जाएगा ये 2 V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर हम वेलोसिटी कॉमन कर दें, नेक्स्ट V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V कर दे, इसको आप निकालिएगा बाय योर सेल्फ। नेक्स्ट केस देखते हैं, केस नंबर 2। मान लीजिए ऑब्जेक्ट फिर ए से भी गया और इस बार x1 डिस्टेंस v1 v1 वेलोसिटी कवर किया t1 टाइम में और b से c जाने में v2 वेलोसिटी कवर किया t2 टाइम में। तो हमें फिर फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी। सो v एवरेज हम जानते हैं पहले से ही, क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, ठीक है। तो मीन्स क्या हो गया इसका कि हमें x1 निकालना पड़ेगा जो कि गिवन नहीं है, अपॉन t1 प्लस t2 जो कि गिवन है। तो हम फिर से रिपीट करते हैं, क्या, वी नो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बच्चों हमें निकालना क्या है, x1 निकालना है। तो x1 या x इक्वल्स टू v इंटू टी या x1 इक्वल्स टू v1 इंटू t1। सिमिलरली x2 इक्वल्स टू v2 इंटू t2 पुट कर दें यहाँ पर। हमें x1 x2 की वैल्यू फाइंड हो गई, जो हमें टर्म्स पता है उनके रेफरेंस में। तो ये आ जाएगा आपका v1 t1 प्लस v2 t2 होल अपॉन t1 प्लस t2 v एवरेज। अब यहाँ पर भी ये केस है कि अगर टाइम सेम हो तो इफ t1 इक्वल्स टू t2 इक्वल्स टू t आ जाए तो हमें क्या मिलेगा इसमें बच्चों, तो हमें v एवरेज मिल जाएगा। देन v एवरेज इक्वल्स टू vt प्लस vt v1 v2 और ये t प्लस t, मीन्स t कॉमन ले लेंगे ऊपर में, तो v1 प्लस v2 होल अपॉन 2t। तो t और t कैंसिल हो जाएंगे। देन v एवरेज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 अपॉन 2। तो बच्चों इस तरह से हमने एवरेज स्पीड निकालना सीख लिया। अब आते हैं इन्हीं पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एवरेज स्पीड पर। नाउ न्यूमेरिकल्स ऑन एवरेज स्पीड। तो न्यूमेरिकल इस पर बच्चों ऐसा गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट पूरी डिस्टेंस AB को दो पार्ट में कवर करता है। क्या, फर्स्ट हाफ
फर्स्ट हाफ कवर्ड विथ v1 वेलोसिटी, ठीक है, एंड सेकेंड हाफ कवर्ड विथ v2 वेलोसिटी। तो हमें निकालना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होगा? तो बहुत ही आसान है, सॉल्यूशन चलते हैं। मान लीजिए कि ए से बी तक टोटल डिस्टेंस हमने एज्यूम कर ली x। तो फर्स्ट हाफ की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट हाफ बोले तो x1 इक्वल्स टू x/2 और वेलोसिटी तो हमें गिवन ही है v1। एंड सेकेंड हाफ की अगर हम बात करें, सेकेंड हाफ x2 इक्वल्स टू x/2 एंड वेलोसिटी एट दिस पीरियड इज v2। तो निकाल लें भाई हम v एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो क्या आ जाएगा इसमें? टोटल डिस्टेंस इज x1 प्लस x2 अपॉन t1 प्लस t2। नाउ x1 is x/2 and x2 is x/2 होल अपॉन वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि वेलोसिटी कैसे, वेलोसिटी नहीं टाइम फाइंड करना है, तो टाइम कैसे निकालेंगे आपको पहले बता चुके हैं कि v इक्वल्स टू x अपॉन t, सो t इक्वल्स टू x अपॉन v, सो t1 इज x1 v1। तो ये आ जाएगा बच्चों t1 की जगह पर x1 क्या है, x/2 अपॉन v1 एंड x/2 अपॉन v2। ऊपर के टर्म्स में आ जाएगा ओनली x और नीचे हम x/2 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। x और x कट जाएगा, देन ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों एक मूविंग ऑब्जेक्ट ए से बी कवर करने में 3 अलग अलग वेलोसिटी शो करता है। फर्स्ट थर्ड डिस्टेंस covered with velocity u and second third डिस्टेंस कवर करने में उसकी वेलोसिटी है v एंड द लास्ट थर्ड कवर करने में उसकी वेलोसिटी है w। नाउ फाइंड एवरेज स्पीड between AB। तो क्या करेंगे? सो V एवरेज इक्वल्स टू, देखिए सॉल्यूशन में V एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंसेस 3 हैं,
कौन कौन सी, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि पूरी डिस्टेंस इसकी जो है वो x है, पूरी डिस्टेंस इसकी x है, तो फर्स्ट थर्ड का मतलब क्या होगा, 1/3x, सेकेंड थर्ड में क्या होगा 1/3x एंड 1/3x, तो मीन्स x/3 प्लस x/3 प्लस x/3 और टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3, जो कि फिर से निकालना पड़ेगा हमें टाइम। तो टाइम कैसे निकालेंगे, फिर वही पुराना मेथड, क्या स्पीड इक्वल्स टू x अपॉन t, सो टाइम इक्वल्स टू x अपॉन v, t1 इक्वल्स टू x1 v1। तो ऐसे निकालें सभी वैल्यूज़ हम यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा v एवरेज इक्वल्स टू x/3 एंड x/3, तो ये आ जाएगा ऊपर बच्चों x आ जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका x/3 u प्लस x/3 v प्लस x/3 w। तो हम सब में से कॉमन ले लेते हैं 3 और या x कॉमन ले लें, तो x/3 सब में से हम कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 1/u प्लस 1/v प्लस 1/w, 1/w। तो x से x कट गया, ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 1/u प्लस 1/v प्लस 1/w। सॉल्व करते हैं, देन 3 नीचे आ जाएगा आपका u v w। तो जब हम u से डिवाइड करेंगे तो vw बचेगा, देन vw, जब v से डिवाइड करेंगे तो बचेगा uw और जब w से डिवाइड करेंगे तो बचेगा uv। देन फाइनली वी गेट द आंसर, we get the answer v average equals to 3 UVW upon VW plus UW plus UV। तो बच्चों आज तक